बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो मैक कॉलेजिएट के ऊपर बना रहे हैं। सही है, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का पेपर है ये, आप देख सकते हैं। और 2021 हमारा जो सेशन चल रहा है, तो बहुत अच्छे एमसीक्यूज उन्होंने बनाए जो मैंने देखे। सो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस किस्म के एमसीक्यूज है हमारे पास। सो जनाब, पहला एमसीक्यू जो है वो हमारे पास है, डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज। तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जूल सेकंड होता है। मुझे जरा यूनिट से जरा आसानी हो जाती है, मैं इसलिए यूनिट से कर रहा हूँ। और जूल हमारे पास क्या होता है, न्यूटन मीटर, और साथ में है सेकंड। सो न्यूटन हमारे पास फोर्स का है, फोर्स का होता है mlt-2, और जो मीटर है वो लेंथ का है, सो l मल्टीप्लाई बाय, और सेकंड जो है वो टाइम का है, तो सो t। सो मेरे पास हो जाएगा m l मल्टीप्लाई बाय l, दिस बिकम l स्क्वायर t की पावर -2 और +1, सो दिस बिकम -1। सो m l स्क्वायर t -1, दिस इज माई आंसर। m l स्क्वायर एंड t -1 कहाँ है भाई, मिल जाओ। m l स्क्वायर t -1 ये रहा। ये कल भी मैंने एक वीडियो के अंदर ब्रेक्स लॉ बताया सही ब्रेक्स लॉ था और निशान गलत पे लगा दिया था, तो ये जरा देख लिया करें यार प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है, एक कार ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड राउंड एक कर्व के पे राउंड लगा रही है जिसका रेडियस है हमारे पास 100 मीटर। एक्सेलरेशन, जब भी कर्व के ऊपर हम बात करते हैं, सो कर्व के ऊपर कोई चीज मूव कर रही है, सो जो एक्सेलरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका फॉर्मूला होता है v²/r। सो v की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, वेलोसिटी 20, सो 20 पे लगा दीजिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, मेरा ख्याल है रेडियस 100 है, यस इट इज 100। सो ये मेरे पास बन जाएगा 400, सही है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 00 और नीचे 100, तो आई बिलीव सो के 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गई। सो द आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है पहला ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट वन कह रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन एंगल। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कब मैक्सिमम होता है, a डॉट बी, अगर आप पिछली वीडियो आपने देखी हो, सो ए बी कॉस थीटा, तो यानी एंगल पर डिपेंड कर रहा है। सो एंगल हमारे पास कॉस 0 जब हम लगाते हैं ना, तो कॉस 0 का जवाब हमारे पास 1 बनता है। सो कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस की वैल्यू 0 होगी, तो 0 का मतलब है पैरेलल होना चाहिए हमारे पास। सो बल्कि उसने एंगल 0 लिखा हुआ है, सो 0 इज माई आंसर। ओके जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश इज कॉल्ड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। सीधी सी बात है, थ्योरी का क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क हमारे पास। ओके, डैश इज द इन्वेंटर ऑफ द पिन होल कैमरा, इब्नुल हैशम। पिन होल कैमरा इब्नुल हैशम ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, पहले भी मैं किसी एमसीक्यूज में करा चुका हूँ, शायद डीजे वाले में करवाया मैंने, डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के के बराबर होता है। अब तक याद हो गया, वो काफी वीडियो में मैंने सर्कल बना के बार बार रिपीट करवाया आपको। सो आई क्रॉस जे के होता है, 0 नहीं होता, आई क्रॉस जे 1 भी नहीं होता, आई क्रॉस जे के होता है, यस दैट्स द आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, माइनस के नहीं होता, के होता है, इसलिए मैंने इस आंसर को किया टिक। नेक्स्ट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज ऑल्सो द सेम फॉर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, दो एंगल ऐसे होते हैं जिससे प्रोजेक्टाइल सेम रेंज देता है, और वो दो एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम, अगर पहला एंगल θ1 दूसरा θ2 है, इन जिन दो एंगल का सम 90 होता है, उसके ऊपर हमें कौन से रेंज मिलती है, सेम रेंज। सो अगर उसने पहला एंगल हमें दिया हुआ 30, सो मुझे बताइए 30 में मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए कि 90 हो जाए। मेरा ख्याल आसान सा है, आप बोलेंगे 60, तो मेरा जो जवाब है वो है 60। ठीक है, सो आई विल गो फॉर द 60, सो दिस इज 60 भी मुझे सेम रेंज मिलेगी। नेक्स्ट वन कह रहा है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वैनिश। डॉट प्रोडक्ट अभी भी लिखा हुआ है नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब समझ रहे हैं, नॉन जीरो का मतलब यह है कि ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो फिर वो कह रहा है कि पूरा आंसर 0 हो जाए, कैसे होगा, यानी पूरा प्रोडक्ट वैनिश का मतलब है गायब हो जाना, गायब का मतलब है खत्म हो जाना, खत्म होने का मतलब 0 हो जाना। ठीक है, तो 0 हो जाए, कब 0 होगा, जब कॉस हमारे पास कॉस थीटा क्या हो जाए, हमारे पास पूरा 0 हो जाए। और कॉस थीटा का जवाब 0 कब होगा, जब कॉस हमारे पास कितना होता है, 90। सो कॉस 90 आपको 0 देता है, 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी से होगा, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। नॉन जीरो का मतलब आप समझ गए, जिसने दिया हुआ है नॉन जीरो वेक्टर के ए और बी की वैल्यू 0 नहीं है हमारे पास। सो आंसर हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज, सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट वन नंबर 10 कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ प्रिंसिपल फोकस, पहले भी बता चुका हूं, जब भी प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे
इमेज बनेगा इन्फिनिटी के ऊपर। इफ एन एंगल इज सबटेंडेड एट एन आर्क बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल, कई दफा ये एमसीक्यू आ चुका है, सो मेरा ख्याल अब तक रट चुका होगा, पिछले एमसीक्यूज की वीडियो में आप देख सकते हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम मोर, जो पहले हो चुका है उससे हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस के अंदर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो पहले हो चुकी हैं, तो जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। इफ ए जो है वो a1i a2j है और b जो है वो b1i b2j आर नॉन पैरेलल वेक्टर, दोनों पैरेलल नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है। कह रहा है देन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, मुझे ये बताइएगा कि उसने जो a वेक्टर दिया है उसमें i और j दोनों दिए हुए हैं, b जो दिया है उसमें भी i और j दोनों दिए हुए हैं। ये मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरीके से एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बनाता हूं तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप और y एक्सिस की डायरेक्शन बताने वाला मेरे पास क्या होता है, j कैप। तो कुछ इस तरह कोई a होगा मेरे पास, इस तरफ कोई b होगा, कोई भी मैं सपोज कर सकता हूं, लेकिन दोनों हैं i और j के अंदर ही, a और b। सो अगर a और b के दरमियान कोई ना कोई एंगल भी है थीटा, क्योंकि कह रहा है नॉन पैरेलल है, तो अगर मैं a क्रॉस b करता हूं, a की डायरेक्शन में उंगलियों को रख के कर्ल करता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, तो मेरा थंब आउटसाइड आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये कौन सा एक्सिस है? ये वाला एक्सिस, ये हवा में जो आ रहा है, ये z एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर z एक्सिस होगा। तो मेरा a क्रॉस b का जो जवाब है वो कौन से एक्सिस के अंदर जा रहा है? z एक्सिस के अंदर जा रहा है। सो अलोंग z एक्सिस, ठीक है, मेरा ख्याल समझ में आ रही होगी बात। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h इन टाइम t, द बॉडी कवर डिस्टेंस s गिवन बाय। अब मुझे बताएं, जब किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है, कई दफा हम कह चुके हैं। सो अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है तो v i t प्लस हाफ a की जगह पे g और t स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। सो डिस्टेंस की इक्वेशन होनी चाहिए हाफ g t स्क्वायर। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, उसने हाइट h दी है तो उसको चाहिए, उसने सिर्फ कंफ्यूज किया हमें, वो जिस हाइट से बॉडी मूव करती हुई नीचे आ रही है उस हाइट को हम s भी कह सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता था h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन उसने s की फॉर्म में कर दिया। वी नो जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज द हाइट ना, क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? ये हम रेक्टिलिनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, सो द आंसर इज हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर किधर है जनाब? हाफ, ये मेरा ख्याल है ये सेकंड वन ही मेरा जवाब है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। बाकी ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड by the gun, the momentum of the bullet is dash of the gun। याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जितना मोमेंटम बिफोर फायर ऑफ द बुलेट है उतना मोमेंटम आफ्टर द फायर ऑफ द बुलेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर फायर अगर आप सपोज करें मैं गन लेके खड़ा हुआ हूं, एक मिनट जरा मुझे दीजिएगा, मैं बताता हूं। एक गन लेके मैं खड़ा हुआ हूं तो उस गन की कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, और उसका कोई मास है, तो मोमेंटम कितना होगा? जीरो। और उसमें जो बुलेट है वो भी रेस्ट के अंदर है, तो बुलेट का मास है बट उसकी वेलोसिटी जीरो है। सो बिफोर फायर ऑफ द बुलेट जो टोटल मोमेंटम है वो हमारे पास, जो मोमेंटम है वो टोटल मोमेंटम वो जीरो है। लेकिन जब मैं बुलेट फायर करूंगा, बुलेट आगे की तरफ मूव कर रही है, तो बुलेट का मास है, वेलोसिटी है, तो बुलेट का मोमेंटम है। और गन पीछे की तरफ, जिसको हम रिकॉइल कहते हैं, गन पीछे की तरफ मूव करेगी तो गन का मास है और रिकॉइल भी है तो गन का मोमेंटम भी। तो याद रखिएगा, तो शुरू का मोमेंटम जीरो है लेकिन बाद के दोनों मोमेंटम आपस में इक्वल होंगे, मस्ट बी इक्वल। जितना मोमेंटम बुलेट का है उतना ही मोमेंटम गन का होना चाहिए, ये लाजमी तौर पे शर्त है। सो हमारे पास जो है वो मोमेंटम आना चाहिए इक्वल, सो दे हैव इक्वल मोमेंटम। नेक्स्ट वन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 720 जूल सेकंड। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जूल सेकंड होता है, तो 720 एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है और इन 4 सेकंड टाइम दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग विल बी, तो कह रहा है जो टॉर्क है वो हमारे पास क्या होगा? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हम कहते हैं dl अपॉन dt, ये मैंने चैप्टर नंबर 5 की वीडियो में बताया, दैट इज इक्वल टू बेसिकली टॉर्क। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि कितना एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो ये जो ऊपर जो है हमारे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वो 0 से 720 है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 7 हमारे पास, सॉरी फाइनल हमारे पास है 720 माइनस इनिशियल 0, लिखने की जरूरत नहीं थी, चले कोई बात नहीं। और टाइम कितना चेंज हो रहा है, कितनी देर में? 4 सेकंड में। सो दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो 0 को मैं खत्म कर देता हूं, तो 4 1 तो 3 4 तो 8 एंड 0, मेरे हिसाब से तो ये बन रहा है 180। ओके, सो इट इज 180। और टॉर्क का यूनिट क्या होता है? टॉर्क, अगर तुम सिंपल वही फॉर्मूला लगा लो FD, तो न्यूटन मीटर। ओके, सो 180 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट वन, कह रहा है 2 masses m and 2m start sliding down
फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन साइमल्टेनियसली डैश विल हैपन। दो मैसेज है M और 2M है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन से नीचे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हम फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं और एक बॉडी को मैं एक का मैस में कम दिखाता हूं, एक का मैस में यूं ज्यादा दिखा रहा हूं, दोनों एक साथ एक ही जगह से हमने ट्रैवल करवा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन के लिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये नहीं होती? सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस, एंगल पर डिपेंड करता है जो इसका है हमारा इंक्लाइन प्लेन का, और जी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है हमारे पास। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मैस। सो चाहे वो m हो या 2m हो, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी। सो दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो कौन पहले पहुंचेगा? दोनों एक साथ पहुंचेंगे। बोथ रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। ओके ओके। अच्छा, अब यहां पर ना एक सोचने का तरीका और भी है, और वो उसके ऊपर मैं इसलिए मूव नहीं कर रहा कि शायद हमारे जो सिन बोर्ड है उसके अंदर वो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, और वो है हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया, जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैंने पहले भी किसी वीडियो में इस बारे में बात की थी। एंड वी नो कि सेम मैसेज अगर किसी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइमिंग पर आते हैं। इट डिपेंड अपॉन के मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। जी हाँ, एक हॉलो सिलेंडर है और एक स्फेरिकल मैस है हमारे पास, और एक स्फेरिकल अंदर से हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ये सारे जब हालांकि मैसेज सबके सेम है, लेकिन जब ये इंक्लाइन प्लेन से नीचे मूव करेंगे दे विल हैव अ डिफरेंट टाइम टू रीच एट द बॉटम। और यहाँ पर जो इसका रीज़न होगा वो होगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या जिसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। बट आई बिलीव सो कि उस लेवल की डिस्कशन चूंकि हमारी इंटरमीडिएट की बुक में नहीं है, सो आई एम गोइंग फॉर दिस आंसर कि बोथ रीच एट द बॉटम एट द सेम रेट। इस कॉन्सेप्ट के साथ जो मैं बात करने चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से उसने MCQ बनाया हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट वन, मुस्लिम साइंटिस्ट मूसा अल ख्वारज़मी इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। मूसा अल ख्वारज़मी ने किसके बारे में मशहूर है? किस चीज़ के ऊपर उन्होंने वर्क किया था? सो अलजेब्रा के ऊपर, मूसा अल ख्वारज़मी अलजेब्रा। थोड़ा सा ये रट्टे वाला है। हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4 के ऊपर, पेज नंबर 3 पे हेडिंग है नीचे की जानिब, कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंसेज बाय इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड ने यानी मुस्लिम दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने साइंस के लिए, फिजिकल साइंसेज, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी फिजिकल साइंसेज है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन की, साइंटिस्ट के नाम है और उनकी कंट्रीब्यूशन है, वो पढ़ना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसके लिए पेज नंबर 3 से 4 पे। ओके, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन इज काइनेटिक एनर्जी। मेरा ख्याल है बहुत आसान सा MCQ बनाया है उसने आपका टाइम बचाने के लिए। तो मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी का हमने मास के साथ भी रिलेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से सिर्फ वेलोसिटी को डबल कर दिया। सो हाफ m, अगर मैं 2v और इस पे स्क्वायर करता हूँ, सो हाफ m दिस बिकम 4v स्क्वायर। 4 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं और हाफ mv स्क्वायर रखते हैं, सो 4 टाइम द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। ये नई काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी डैश कह रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैंने वेलोसिटी को डबल किया है। सो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी काइनेटिक एनर्जी। सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट वन कह रहा है इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज 6, मैग्नीफाइंग पावर है मैग्निफिकेशन, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज इज, फोकल लेंथ उसकी कितनी होगी अभी हम लोग कर लेते हैं। सो मैग्निफिकेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की होती है 1+d/f। सिंपल माइक्रोस्कोप का है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो हमारे पास होता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी ये हमारे पास 6 वैल्यू दी हुई है, दिस इज 1+, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, दिस इज 25 और डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ f। मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। सो ये जो 6 है इसको मैं इक्वेशन की तरफ ले जाता हूं, तो 6 - 1 इज बिकम 25/f। तो ये 6 - 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस बिकम 5। तो f को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाओ, तो f इज इक्वल टू 25/5। सो दिस बिकम 5। और ये देखिएगा ये जो मैग्निफिकेशन मैंने डाली थी, तो ये जो 25 मैंने डाला था ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन था। सो 25 जो हमने वैल्यू पुट की है वो किस में पुट की है, सेंटीमीटर में। सो मेरा आंसर 5 सेंटीमीटर है। ओके, सो इट इज 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। यहां पर एक सवाल हो सकता है, और वो ये कि कोई स्टूडेंट कहे कि -5 जो है, ये जो -5 हमारे पास लिखा हुआ है, ये -5 क्यों नहीं किया आपने, -5 सेंटीमीटर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा, और थ्योरी में हम पढ़ते हैं सिंगल कॉन्वेक्स लेंस कैन बी यूज
एज सिंपल माइक्रोस्कोप। एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। सो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा है। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में बैठाइएगा। और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बनाता है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आ जाए। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ a डॉट बी इज 0 एंड ऑल्सो a क्रॉस b इज 0। ये एमसीक्यू मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है अगर आप वहां से वीडियो देख लें, इसने थोड़ा सा हमारी जिंदगी आसान कर दी है, क्योंकि इस एमसीक्यू के अंदर वो क्या होता है, a डॉट बी 0, a क्रॉस b 0 और साथ में a इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखता है। ये ज्यादा हार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने ये नहीं लिखा हुआ और a डॉट बी 0 और a क्रॉस b दोनों 0 हैं, तो ये दोनों 0 एंगल की वजह से 0 नहीं हो रहे, क्योंकि जिस एंगल पे डॉट 0 होता है उस एंगल पे क्रॉस 0 नहीं होता। जिस एंगल के ऊपर क्रॉस 0 होता है उस एंगल पे डॉट 0 नहीं होता। तो ये डॉट और क्रॉस दोनों के 0 होने की वजह एंगल नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है इनके 0 होने की? या तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 0 है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b 0 है। सो जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास a एंड b आर परपेंडिकुलर, नो एंटी पैरेलल, नो a b आर पैरेलल, नहीं एंगल का तो जिक्र ही नहीं है। इधर a और b इज ए नल वेक्टर, या तो a या b, इन दोनों में से कोई एक वेक्टर ऐसे जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। ओके, नेक्स्ट वन, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का है, द रिएक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज बैलेंस बाय। जो इंक्लाइंड प्लेन रिएक्शन लगाता है वो किससे बैलेंस होता है हमारे पास? तो अभी हम देख लेते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन हमने बनाया है, ये इसके ऊपर हमने एक मास को रखा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड, दिस इज द वेट, एग्रीड। ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये सरफेस बिल्कुल यूं परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगाती है उसे कहते हैं रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किसके बराबर है? इस वेट के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये। जो एंगल यहां बनता है एग्जैक्टली वही एंगल यहां बनता है। तो अगर ये W है तो मैंने बड़ा रट्टे लगवाए हुए हैं। थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारे पास? एंगल के सामने वाला हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा। सो दिस विल बिकम W साइन थीटा। और ये वाला क्या होगा? एंगल के साथ वाला क्या होता है? W कॉस थीटा। सो रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? रिएक्शन यानी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस तरफ है, तो इसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है हमारे पास? W कॉस थीटा। और ये W साइन थीटा क्या कर रहा है? इसकी डायरेक्शन देख लें, थ्योरी में मैंने बताया हुआ है, ये सिर्फ नीचे लेकर आ रहा है। सो रिएक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन या रिएक्शन ऑफ द जो सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन, उसको कौन बैलेंस कर रहा है? काउंटर बैलेंस कर रहा है W कॉस थीटा। सो W और W किसके बराबर होता है? mg के। सो mg cos थीटा, दिस इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट वन कह रहा है when a wavelength changes, सॉरी when a wavelength changes नहीं, when a wave changes medium, जब कोई वेव एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, दैट रिमेन्स द सेम। कई दफा मैं बात कर चुका हूं, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और बाकी चीजें हमारे पास चेंज हो जाती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन हमारे पास 23, यस। इसके अंदर 23 में वो हमसे क्या कह रहा है? व्हेन अ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, द रेशियो बिटवीन रियल फ्रीक्वेंसी एंड द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विल बी। अच्छे जनाब, अब ये जरा सुन लीजिए, ये क्या है? देखिए, फर्ज करें कि जनाब अली ये है हमारे पास एक सोर्स जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स ऑफ साउंड है। तो इसकी जो सोर्स ऑफ साउंड है, ये इसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड, उसको वी एस कहते हैं। और ये रहा मेरे पास एक लिसनर जो कि मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है वी नॉट। अगर सोर्स और लिसनर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करें, मैं कह रहा हूं कि जो सोर्स की वेलोसिटी है वही किसकी वेलोसिटी है? लिसनर की वेलोसिटी है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे बताइए, लिसनर के लिए सोर्स और सोर्स के लिए लिसनर दोनों क्या रहेंगे? रेस्ट में नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे दो कार एक साथ जा रही हैं, तो पहली कार के लिए दूसरी और दूसरी कार के लिए पहली, दोनों रेस्ट में नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप फर्ज करें कि कार आस्ता चला रहे हो, कोई बंदा तेज चला रहा है, तो आप बोलेंगे देखो ये कार मेरे साथ से गुजर गई। और अगर कोई बंदा आस्ता चला रहा है और आप तेज चला रहे हो, तो आप बोलेंगे देखो ये मैंने इसको ओवरटेक कर लिया, मैं इससे आगे निकल गया। लेकिन अगर दोनों की स्पीड सेम है तो आप दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, तो इसका मतलब है कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया। फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है, अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे पास साउंड की फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे पास सेम हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एग्रीड? ये बात समझ में आ गई? सो द आंसर इज 1। आई बिलीव सो कि ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, इसमें हमसे कह रहा है द वेट ऑफ ए मैन इज 600 न्यूटन एट द अर्थ। जमीन पर 600 न्यूटन है, उसका वेट
मून पर कहाँ होगा जहां पे ग्रेविटी उसने दी है g/6। ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, इससे पहले भी किसी एमसीक्यू में मैं करा चुका हूं, ये एग्जैक्टली सेम था हमारे पास। सो आपको याद होगा कि 600 को हमने सिर्फ 6 से डिवाइड करना है। सो 600 को 6 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 100। सेम आंसर भी सेम था। सो इससे पिछली किसी वीडियो में आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेरा ख्याल है बोर्ड पे लिख के टाइम मुझे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का बल्कि लिख देता हूं यार, चलो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास m और AC, एक तो हम ऐसे लिखते हैं m और AC को हम लिखते हैं v²/r। एक हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो v की जगह r ओमेगा पुट करते हैं तो r ओमेगा स्क्वायर, और एक हम 4 पाई स्क्वायर r mr/t²। इस तरीके से हम 4 फॉर्मूले लिख लेते हैं जो कि हमारे पास सारे सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास जो ओमेगा की फॉर्म में ना, तो मुझे ये फॉर्मूला देखना है mr ओमेगा स्क्वायर। सो mr ओमेगा स्क्वायर, ये रहा mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई बिलीव ये सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए यार, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास 26 कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज एंड द स्पीड ऑफ साउंड। अब मुझे बताइए, क्या हम लोगों ने इस तरह नहीं पढ़ा हुआ साउंड की स्पीड का फॉर्मूला गैमा RT/m, ये डेरिवेशन नहीं की। सो वेलोसिटी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीज करेगी। सो अगर हम टेम्परेचर मीडियम इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड इंक्रीज करेगी, राइट। सो द नेक्स्ट वन 27 कह रहा है व्हेन स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, सीधा ऊपर फेंका, सीधा ऊपर गया सीधा नीचे आया, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट इस वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। जैसे जैसे कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो वो डिसेलरेट होना शुरू होगी, और जब मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे तो एक लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, और उसी लम्हे पे उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। यहां पर मैं आपको एडवाइस करता चलूं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चैप्टर नंबर 3 वेलोसिटी एक्सेलरेशन, चैप्टर नंबर 4 वेलोसिटी एक्सेलरेशन, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 3 में वेलोसिटी एक्सेलरेशन को कंपेयर कर लीजिए चैप्टर नंबर 4 की वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ, और फिर इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए चैप्टर नंबर 8 में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ी है, तब तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे। अदरवाइज खतरा है, क्यों? क्योंकि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जाते हैं, जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है, दैट इज इन चैप्टर नंबर 8। सो मैंने इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से तो वीडियो बनाई हुई है। सो मैं क्या करूंगा, उस क्लिप को वहां से काट के अलग से आपके लिए एक वीडियो बना लेता हूं ताकि आप उसको देख लें, आपके कॉन्सेप्ट, यानी इन तीनों चैप्टर्स को एक साथ देखना बहुत जरूरी है, ये कहना चाह रहा हूं। सो द नेक्स्ट वन, ओके, ये हो जाएगा जीरो, मैंने इसके ऊपर निशान नहीं लगाया, जीरो। ओके, नेक्स्ट वन कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन सिग्निफिकेंट डिजिट इन 4.0003, तो 3 और 1 4 है हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर, तो ये तो आपने रटे होंगे। नेक्स्ट वन, a rocket is accelerating up in the air, major weight of the astronaut in it will be। अगर एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो, और एक्सेलरेशन से जा रहा है, बी केयरफुल, ये बहुत अहम शर्त है। अगर रॉकेट ऊपर जा रहा हो वेलोसिटी से तो फिर तो वेट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चैप्टर नंबर 6 में वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के अंदर हम आपको ये पढ़ाते हैं, हम आपको क्या पढ़ाते हैं कि अगर कोई चीज ऊपर की जानिब जा रही है एक्सेलरेशन से, सो उसका जो अपेरेंट वेट है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। और हमने पढ़ाया अगर कोई चीज नीचे आ रही है किससे, एक्सेलरेशन से, सो उसका अपेरेंट वेट, जो अपेरेंट वेट है FW, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो नीचे आते हुए एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन शर्त है लाजमी, वेलोसिटी होगी, कहानी खत्म। सो अगर एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा तो अपेरेंट वेट, जो भी वेट बनेगा अब वो कम होता चला जाएगा, और अगर ऊपर की जानिब जाएगा तो वेट इंक्रीज होता होना शुरू होता है। और आमतौर पे जमीन पे ग्रेविटी, अगर जो भी जी की वैल्यू उसको आप 1G कह लें, तो एस्ट्रोनॉट के ऊपर तो जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है 12G 14G तक उसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा होता है। सो रॉकेट एक्सेलरेट अप करेगा, सो द आंसर इज इंक्रीजिंग। ओके, फोकल लेंथ, नेक्स्ट द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 0.5 सेंटीमीटर। उसकी पावर क्या होगी डायोप्टर में, अभी हम कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ है हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, आई बिलीव सो, मैंने सही लिखी है, यस। और हमें क्या करना है, पावर। सो क्या हम जानते नहीं कि पावर फॉर्मूला 1/f होता है, तो f 0.5, लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो ऊपर 100 लगा रहते हैं। ये थ्योरी वाली बात है, मतलब कहने के इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखना है, और अगर आप मीटर में कन्वर्ट किए बगैर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं तो ऊपर 100 लगा दें, ये मतलब होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि 1/0.5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100 नहीं करते, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 100/0.5 लिखा है।
ओके, सो 100 अपॉन 0.5 क्या होता है 1/2, अब ये 2 ऊपर ले जाओ, सो ये कितना हो जाएगा 200 एंड द यूनिट इज डायोप्टर। सो 200 डायोप्टर, ये रहा 200 डायोप्टर, फौरन नजर आ गया मुझे। नेक्स्ट वन हमारे पास कह रहा है पियानो प्रोड्यूस साउंड ऑफ 15,760 15,760 हर्ट्ज, द साउंड बिलोंग टू, जाहिर सी बात है हमें कम से कम आवाज 20 हर्ट्ज, ज्यादा 20,000 हर्ट्ज, तो ये 20 और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान है ना, तो ये कौन सी होगी, इसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज, ऑडिबल रेंज के अंदर है। अगर 20 से कम होगी इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज्यादा होगी तो अल्ट्रासोनिक जो इसमें है, और सुपरसोनिक वो होता है जब साउंड की स्पीड से ज्यादा कोई चीज ट्रेवल करती है तब जो साउंड प्रोड्यूस करती है। डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ पावर एंड वर्क, सो पावर और वर्क दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज पावर डिवाइडेड बाय वर्क। मुझे जो ज़्यादा आसान लगता है वो यूनिट होता है, सो पावर जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास जूल पर सेकंड, जिसको हम कहते हैं वॉट, और जो वर्क होता है उसका यूनिट होता है जूल। तो क्या जूल से जूल कैंसिल नहीं हो गया, सो 1/2, तो 1/2 का मतलब है 1/t, और t को ऊपर ले जाओ तो t की पावर -1, सो द आंसर इज t की पावर -1। ये एक ही t नजर आ रहा है तो यही -1 वाला होगा। नेक्स्ट वन सॉरी, The direction of instantaneous velocity at a point is always, instantaneous velocity की डायरेक्शन किस तरफ होती है, ये वो चैप्टर नंबर 4 से आ गया जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए अगर सर्कल में कोई चीज मूव कर रही है तो उसके हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो किसी एक पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे, तो उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट की डायरेक्शन जो वेलोसिटी होती है उसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस का मतलब उस लम्हे पर वेलोसिटी। तो उस लम्हे पर, इस लम्हे पर जब वो यहां पर है वेलोसिटी कौन बता रहा है, टेंजेंट बता रहा है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी उस लम्हे की वेलोसिटी हमें टेंजेंट बताता है, तो अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ओके, दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट वन 34 कह रहा है पावर इज इक्वल्स टू, पावर का फॉर्मूला लिख लें। सो पावर का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है F.V, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास। अब देख लेते हैं, और डॉट वाला एक ही नजर आ रहा है, और उसमें ये है डॉट, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप देख लीजिए ये फॉर्मूला आपको नंबर 4 पे नजर आ रहा होगा, दिस इज F.D/T। नेक्स्ट वन, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, सिंपल पेंडुलम पहले भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की है, टाइम पीरियड 2π√L/G, लेंथ और ग्रेविटी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर असरअंदाज होते हैं, मैस असरअंदाज नहीं होता। सो अगर मैस आप डबल कर दें तो टाइम पीरियड उसका चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास 36, व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इंक्रीज, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है, चैप्टर नंबर 4 में मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख लीजिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एंगुलर एक्सेलरेशन की, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। डायरेक्शन किसके में पता चलती है, हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से हमें एंगुलर वेलोसिटी की पता चलती है। तो निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फिर देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की वही एंगुलर एक्सेलरेशन की। हम निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट कर देते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में मैंने सारी बातें बताई एग्जैक्टली, मतलब अगर ये मेरे जुमले समझ में आ गए तो समझो रिफ्रेश हो गई आपकी मेमोरी और अब आप जवाब दे सकते हैं। सो मुझे बताइए, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगी, दोनों एक ही तरफ होंगी, सो द आंसर इज पैरेलल। नंबर 37 कह रहा है when the movable mirror in the Michelson interferometer move a distance equals to the wavelength of the light, the interference fringes मूव बाय, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कितना मूव करेंगी। सो अभी हम देख लेते हैं, अगर हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फॉर्मूला पढ़ा है तो m λ/2, और कह रहा है ये डेल्टा एक्स है, मिरर मूव्ड है किसके बराबर, वेवलेंथ के बराबर, ये कह रहा है ना, व्हेन द मूवेबल मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर मूव्स अ डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ, सो m λ/2, सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, हमारे पास यहाँ 1 बचा, ये 2 डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2, तो ये m मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है फ्रिंजेस, सो 2 फ्रिंजेस मेरे पास, द आंसर इज 2 फ्रिंजेस। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कह रहा है अ वेट लिफ्टर कंज्यूम 500 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ लोड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में एक वेट को नीचे से ऊपर उठाता है। ओके, तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, तो जो नीचे से ऊपर उसने चीज को उठाया तो वर्क किया ना, तो वर्क कितनी है उसने जूल में दी है 500, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो मेरा ख्याल है
जबानी कलामी लिखने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं। तो वर्क कितना है 500 और टाइम कितना है 2, तो 500 को 2 से डिवाइड करें तो 500 का आधा 250 एंड द यूनिट इज वॉट। 39 यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज इंक्रीज, कई दफा ये करवा चुका हूं मैं फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज के अंदर और मॉडल पेपर में दिया होता। अगर इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डिक्रीज करती है, मैंने बताया इनवर्स रिलेशन है। नंबर 40 द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 4 डायोप्टर, फोकल लेंथ मेरा ख्याल निकाल सकते हैं, इससे पहले भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। इस दफा उसने पूछा हुआ है पावर हमें दी हुई है कितनी है 4 डायोप्टर है, फोकल लेंथ कह रहा है तो इट इज 1/p, सो 1/4 दिस इज 0.25 एंड मीटर, क्योंकि जब भी डायोप्टर होता है अच्छी तरीके से याद रखना जो भी फोकल लेंथ आती है वो मीटर में आती है। अब इसको सेंटीमीटर में करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, सो 25 सेंटीमीटर। ओके, सो द आंसर इज 25 सेंटीमीटर, दैट्स इट। नंबर 41 the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 that of the earth, बिल्कुल ठीक है, अर्थ सरफेस। what will the mass of the body, देखिए ग्रेविटी और मास का कोई रिलेशन नहीं है, किसी मास को जमीन पर रखे चांद पे ले जाए मास रिमेन्स द सेम, सो उसका मास अगर जमीन पर m है तो चांद पर भी m ही रहेगा, और ये पहले भी एमसीक्यूज में आ चुका है। नंबर 42 स्टोन weighing 1 kg is dropped freely from a height of 10 meter strike the ground with the speed of, देखिए जब किसी को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है उसकी 0 होती है। अब वो कह रहा है फाइनल वेलोसिटी बताओ, जबकि उसने हमें दिया हुआ है डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ए को जी कर दिया, फ्री फॉल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो मुझे रूट लगाना है 2, जी की वैल्यू 9.8 और डिस्टेंस कितना कवर किया है हमारे पास 10, ये मेरा ख्याल है पहले भी मैं करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन। सो vf मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 98 196 रूट के साथ, यस पहले करा चुका हूं, तो 14 मीटर पर सेकेंड, ये पहले भी हो चुका है हमारे पास, ठीक है। सो द आंसर इज 14 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। यहां तक कि हमारे पास ये एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए मैक कॉलेजिएट के, और मैं आपको फिर बता दूं कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है जिस तरीके से वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी थी, उसके बाद जब दोबारा उसी तरह का एमसीक्यू आया तो मैंने उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी। सो कंटिन्यूटी में देखें, ताकि जिनको मैं बहुत ही जल्दी से जवाब दे रहा हूं उनको मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। इवन इफ यू फील कि आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत है, आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। थ्योरी का पता होना बहुत जरूरी है एमसीक्यूज के लिए, आप देख रहे हैं विदाउट थ्योरी हम सही जवाब देने के काबिल नहीं हो सकते। और शेयर कीजिएगा इसको, और लाइक अगर आपको पसंद आया, अगर हमने कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करना है इसको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।